हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में आने वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 का टेस्ट सीरीज 2 है। टेस्ट सीरीज 1 का जो है वीडियो बना दिया गया है, मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। पूरे डिटेल में उस क्वेश्चन को बताया गया है। उसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जो है एग्जाम की दृष्टि से इस पीडीएफ को तैयार किया गया है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है आर्ट ऑफ टीचिंग, अर्थात शिक्षण की कला। शिक्षण की क्या कला होना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और इसमें सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है टोटल 500 एमसीक्यू, अर्थात इस पीडीएफ में टोटल 500 क्वेश्चन है और क्वेश्चन के नीचे आंसर टाइपिंग कराया गया, इसलिए कि आप इसको टेस्ट के रूप में इस पीडीएफ को प्राप्त करेंगे और उसको टेस्ट के रूप में 1 2 3 अपना नंबरिंग दे करके ABCD बना करके फिर उसको चेक करेंगे कि हमको कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इस पीडीएफ में 500 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज 1 में 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया था और टेस्ट 2 में हम 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, नीचे क्या लिखा हुआ है कि इस पीडीएफ में सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ को एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। इसमें वैसे क्वेश्चन को चुन चुन करके शामिल किया गया है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेट से इसको चुन चुन करके इस पीडीएफ में इस सभी क्वेश्चन को सेट किया गया है, ताकि यह क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम के लिए उपयोगी हो सके। चलिए, तो देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यदि कोई छात्र बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रहा है तो शिक्षक का सर्वोत्तम व्यवहार क्या होगा। कोई छात्र को बार बार पूछा जा रहा है, फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन का जो उत्तर नहीं दे रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे किया है। तो देखिए यहाँ पर सी नंबर आंसर में कि उसे प्रेरित करना और विकल्प देना। उसे प्रेरित किया जाएगा, अर्थात उत्साहित किया जाएगा, और विकल्प दिया जाएगा कि इस तरीका से ना इस तरीका से इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सभी ऑप्शन को अगर हम पढ़ते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर को ही देंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन आपके सामने रहेगा। तो अगर कोई छात्र बार बार पूछने पर अगर उत्तर नहीं दे रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, उससे उत्साहित करेंगे और विकल्प देंगे कि इस तरीका से ना इस तरीका से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब अधिगम लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्ति न होकर, देखिए ज्ञान प्राप्ति न होकर के विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाना हो तो कौन सी शिक्षण विधि सर्वोत्तम होगी, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि अपना खुद का ज्ञान बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बढ़ा रहे हैं, उसका लक्ष्य नहीं हो कि हम ज्ञान अपना खुद का बढ़ाएंगे, ठीक है। विश्लेषणात्मक, ठीक है, क्षमता अगर बढ़ाना है तो कौन सा शिक्षण जो है मतलब कि सही होगा, तो ये होगा संवाद आधारित शिक्षण, अर्थात डिस्कशन वाला, जिसे ग्रुप में 10-5 स्टूडेंट बैठ जाते हैं और उस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, उसी को संवाद आधारित शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो खुद का अगर ज्ञान नहीं बढ़ाना है, क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है, ठीक है, केवल उसका विश्लेषण करना है, तो आप संवाद आधारित अर्थात डिस्कशन वाला ग्रुपिंग अगर करते हैं तो उसमें वह मतलब शिक्षण जो है सर्वोत्तम होगा, ठीक है। 3 नंबर में लिखा है कि मेटाकिज्म सन शब्द संबंध है, किससे संबंधित है, तो सी नंबर अपने सोच की प्रक्रिया पर विचार करने से, ठीक है, अपने सोच की प्रक्रिया पर विचार करने से, ठीक है। मेटा का कॉग्निशन, ठीक है, ये कठिन शब्द है, इसका आप लोग रट जाइएगा। इसका मतलब यही होता है कि अपने सोच की प्रक्रिया पर विचार करने से, यानी जो भी आपका सोच है उसके सोच पर के प्रक्रिया पर आप विचार करें कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि समयास्पद विकास क्षेत्र का संबंध किस शिक्षा शास्त्री से है? शास्त्री जो है कि शिक्षा शास्त्री से है समयास्पद विकास क्षेत्र किस शिक्षा शास्त्री से यह जुड़ा हुआ है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो ये है वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की। ठीक है, इस जो है शिक्षा शास्त्री हैं, इनको जो है आप लेखक हैं, इनको आप याद रखिएगा नाम। ठीक है, 5 नंबर में क्या कर रहा है कि एक लाइब्रेरियन सूचना साक्षरता सत्र में छात्रों को स्रोतों की सत्यता जांच करने की प्रक्रिया सिखाता है। तो यह किस प्रकार की अधिगम शैली दर्शाता है? कौन सा शैली है कि छात्रों को स्रोत की साहित्य जांचने की, अर्थात स्रोत जहां से मतलब कि अब बना है, साहित्य जो बनाया है या जहां से आपने प्राप्त किया है, ठीक है, उसको सत्यता यानी उसकी प्रूफ करने का, सत्यता जांचने का प्रक्रिया सिखाता है। यह किस प्रकार की शैली को दर्शाता है? ठीक है, तो ये जो है आपको मूल्यांकनात्मक जो है शैली को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अर्थात इसका हिंदी होता है रचनावादी। रचनावादी, ठीक है, रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में यह क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन को ऊपर लेते हैं। देखिए, रचनावादी में क्या होता है, शिक्षक को वातावरण सृजन करना पड़ता है, वहां पढ़ाई का माहौल तैयार करना पड़ता है, इसी को रचनावादी शिक्षण कहा जाता है। अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं या लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं तो पहले वहां रचनावादी अर्थात शिक्षण का जो भी है उसका वातावरण सृजन करना होगा। ठीक है, 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतनशील शिक्षण का सर्वोत्तम परिभाषित करता है? चिंतनशील शिक्षण को सर्वोत्तम परिभाषित करता है, यह क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो सी नंबर में देखिए, शिक्षक अपने शिक्षण के अनुभव का विश्लेषण करें और सुधार करें। चिंतनशील शिक्षण का सर्वोत्तम अगर परिभाषा अगर है तो वो है शिक्षक अपने शिक्षण का, शिक्षक जो भी है उनके पास जो भी अनुभव है, शिक्षा है, उसका अनुभव करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि जो भी मुझे अनुभव है वो सही है या गलत है, उसका मतलब कि विश्लेषण करेंगे और जो भी उनके देखने से गलत या सही जो भी लग रहा है उसमें सुधार करेंगे। यही चिंतनशील शिक्षण का सर्वोत्तम परिभाषा है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लाइब्रेरी में अधिक जानकारी की स्थिति में शिक्षक को का कार्य क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी में जो है अगर अधिक जानकारी की स्थिति में शिक्षक को क्या मतलब कि कार्य होना चाहिए? ठीक है, तो छात्रों को सीमित और उपयुक्त स्रोतों की पहचान जो है सिखाना चाहिए। अगर शिक्षक को अधिक जानकारी है तो छात्रों को सीमित जितना जरूरी है और उपयुक्त स्रोत जहां से सटीक स्रोत जहां से मिलता है उसकी पहचान यानी सही क्वेश्चन का आंसर जहां से मिलता है उसकी पहचान को सिखाना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर में दिया है कि स्कैफोल्डिंग रणनीति में शिक्षक क्या करता है? स्कैफोल्डिंग में शिक्षक जो है क्या करता है? तो छात्रों की सहायता करता है जब तक कि वो स्वयं सक्षम ना हो जाए, जो सी नंबर में आपको आंसर दिया हुआ है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग में जो है शिक्षक यही करता है कि छात्रों की सहायता करता है जब तक कि स्वयं मतलब कि छात्र स्वयं जो है सक्षम ना हो जाए। मान लेते हैं कोई छात्र मतलब कि पढ़ने में कमजोर है, वो सक्षम नहीं है, तो छात्रों को शिक्षक क्या करते हैं? सहायता करते हैं, और जब तक वो सहायता करते हैं तब तक कि वह छात्र जो है स्वयं सक्षम ना हो जाए उस कार्य को करने के लिए, या स्वयं की पढ़ाई जो भी जुड़ा हुआ है उसको मतलब कि स्वयं करने के लिए सक्षम ना हो जाए तब तक उसको सहायता करते हैं। ठीक है, यही स्कैफोल्डिंग रणनीति कहलाता है। ठीक है, 10 नंबर में क्या है कि अधिगम को दीर्घकालिक और व्यवहारयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की अनुभव आवश्यक है?
अधिगम को मतलब कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको दीर्घकालिक व्यवहारगत बनाने के लिए किस प्रकार का अनुभव आवश्यक है? तो प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। अगर किसी भी कोई भी बात अगर बता रहे हैं उसका मतलब दीर्घकालिक अर्थात लंबे समय तक उसको याद रहे और व्यवहारगत भी हो, तो उसके लिए आपको प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली रूप से उनको समझाना होगा या डायरेक्टली रूप से आपको अनुभव होना चाहिए, तभी आप जो जो भी बात बता रहे हैं वो दीर्घकालिक और व्यवहारगत होगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लाइब्रेरियन द्वारा पढ़ाई जा रही सूचना साक्षरता कक्षा में जब छात्र इंटरनेट से गलत जानकारी लेकर आते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, इस सारे के सारे क्वेश्चन को हम कहेंगे कि अगर अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टि से इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो कोई लाइब्रेरियन द्वारा पढ़ाई जा रही सूचना साक्षरता कक्षा में जब छात्र, जो भी लाइब्रेरियन पढ़ाया है लिखाया है, ठीक है, तो कक्षा में कोई छात्र दूसरे दिन इंटरनेट से गलत जानकारी लेकर अगर आ जाते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उस वक्त जो है उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग और सत्यता की मतलब की प्रक्रिया जो है सिखाना चाहिए। मतलब कि सटीक जानकारी, और कहने का तात्पर्य है कि थिंकिंग और सत्यापन मतलब कि सोच और सत्यापन की प्रक्रिया जो है सिखाना चाहिए। थिंकिंग मतलब सोच और सत्यापन की प्रक्रिया को सिखाना चाहिए कि छात्र जो है इंटरनेट से गलत जानकारी आप लेकर आप लोग आते हैं और यहाँ पर जो है शिक्षक या दूसरे स्टूडेंट को आप लोग गुमराह करते हैं, इसलिए उसकी सोच और सत्यापन की प्रक्रिया को उनको सिखाना चाहिए। किसको? एक लाइब्रेरियन को, जो उनके लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं उन छात्रों को जो है सोच और सत्यापन की प्रक्रिया को सिखाना चाहिए कि आप लोग इंटरनेट से गलत जो है आंसर या कोई भी बात लेकर के नहीं आए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का उच्च स्तर क्या है? तो ये है निर्माण अर्थात क्रिएटिंग। ठीक है, निर्माण करना उच्च स्तर उनका जो है, ब्लूम्स का जो है उच्च स्तर जो है निर्माण, या पिछले मतलब कि सेट 1 में जो है इसका आंसर जो है ये भी क्वेश्चन था उसमें, तो उसमें जो है आंसर था कि बनाएं मतलब कि निर्माण करें या क्रिएटिंग। ठीक है, तो उच्च स्तर कौन सा है? निर्माण करना, बनाएं या क्रिएटिंग। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया में विभेदित निर्देश का क्या उद्देश्य है? विभेदित निर्देश का क्या उद्देश्य है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो छात्रों की विविध क्षमताओं अनुसार शिक्षण अनुकूल बनाना। छात्रों की विविध क्षमताओं, यहां समझने की बात है कि विविध क्षमताओं के अनुसार अर्थात जो कौन सा छात्र जो है इतना क्षमता है उसको समझने का, लिखने का, पढ़ने का, उसके अनुकूल बनाना। ठीक है, यही जो है विभेदित निर्देश जो है का उद्देश्य होता है। शिक्षण प्रक्रिया में विभेदित निर्देश का उद्देश्य यही होता है कि छात्रों की विविध क्षमताओं अर्थात जितना उनकी उसका क्षमता है उसके अनुसार शिक्षण अर्थात शिक्षण के मतलब शिक्षा के अनुकूल बनाना। ठीक है, जितना उस स्टूडेंट की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करें कि अगर कोई छात्र पुस्तकालय में विषय से संबंधित जटिल प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए इसमें सारे ऑप्शन को हम पढ़ देते हैं। उसे मना कर देना चाहिए, उसे खुद उत्तर ढूंढने को कहना चाहिए, उसे शोध रणनीति और उपयुक्त स्रोतों का मार्गदर्शन देना चाहिए, प्रश्न को टाल देना चाहिए। आप खुद इसका जवाब दीजिए कि अगर कोई छात्र पुस्तकालय में विषय से संबंधित जो भी आप विषय पढ़ा रहे हैं जटिल प्रश्न मतलब कि प्रश्न अगर पूछ देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को शोध रणनीति और उपयुक्त स्रोत जो मतलब कि उचित जो स्रोत है उसका मार्गदर्शन करना चाहिए।
शोध रणनीति, शोध माने सर्च करना, गूगल या कहीं भी बुक में या अपने नोट्स में उसको सर्च करके, मतलब शोध रणनीति सर्च करके देखें और उपयुक्त स्रोत जहां से इसका सही सटीक जानकारी जहां से मिलता है उसका मार्गदर्शन करेंगे। कौन? एक टीचर या एक लाइब्रेरियन। समझ गए ना कि अगर कोई छात्र पुस्तकालय में विषय से संबंधित जटिल प्रश्न अगर पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे शोध रणनीति और उपयुक्त स्रोतों का मार्गदर्शन देना चाहिए। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को, सूचना साक्षरता कार्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को सम्मिलित करने का कारण क्या है? सूचना साक्षरता कार्यक्रम में जो भी आप सूचना साक्षरता कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें डिजिटल साक्षरता जो है उसको सम्मिलित करने का क्या कारण है, यह क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो छात्रों को डिजिटल उपकरणों का समझदार उपयोग सिखाना, ठीक है, क्योंकि आजकल का मतलब समय जो है डिजिटल ही है। ठीक है, सारे के सारे चीज जो है आजकल गूगल या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी से सभी लोग जानकारी कर रहे हैं। तो उस सब चीज को शिक्षण में सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? तो छात्रों को डिजिटल उपकरणों को समझदार उपयोग सिखाना, यानी समझदारी से उपयोग को सिखाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर है कि पूछताछ आधारित शिक्षा में क्या प्रमुख होता है? तो पूछताछ आधारित शिक्षा में जो है उसमें डिस्कशन जो है, मतलब प्रश्न को उठाना और पूछताछ करना, यही जो है प्रमुख होता है, जो बी नंबर में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, छात्रों के प्रश्न, पूछताछ आधारित प्रश्न में क्या प्रमुख होता है? तो छात्रों के प्रश्न। ठीक है, जैसे सब ऑप्शन अगर पढ़ते हैं तो शिक्षण का मार्गदर्शन करना, पठाए पुस्तक, मौखिक उत्तर। लेकिन अगर पूछताछ जहां पर हो रहा है, डिस्कस जहां पर हो रहा है, जहां पर ग्रुपिंग है, 10 5 10 20 लड़के बैठे हुए हैं और वहां अगर पूछताछ अगर कर रहे हैं तो प्रश्न को उठाएंगे तब तो आपको आंसर मिलेगा। तो पहला मुद्दा बनता है प्रश्न को उठाना। प्रश्न उठाते हैं तो वहां पर 10 5 जो भी लड़के हैं तो किसी ना किसी लड़के को या स्टूडेंट को ग्रुप में उसका आंसर पता होता है और उस आंसर को देता है, जिसके कारण एक छात्र को जानकारी होने से शेष जितने भी छात्र हैं सभी छात्रों को जानकारी हो जाती है। लेकिन कब? अगर प्रश्न को उठाते हैं। ठीक है, तो उसमें मुख्य जो है, प्रमुख जो है, आपको छात्रों के प्रश्न ही हो जाते हैं पूछताछ आधारित शिक्षण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि लाइब्रेरियन शिक्षा में साहित्य चोरी जांच उपकरण का उपयोग क्यों किया जाता है? जैसे मान लेते हैं कि लाइब्रेरियन शिक्षण में जहां पर लाइब्रेरी आप बनाए हैं या खोले हैं तो उसमें साहित्य जो भी स्टूडेंट जाते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना समझ वाले जो बुक को अर्थात किताब को चोरी करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में साहित्य चोरी जांच उपकरण लगाया जाता है और उससे जांच किया जाता है कि कोई स्टूडेंट कोई बुक को बाहर लेकर ना चला जाए। ठीक है, तो क्यों किया जाता है इसके बारे में देखिए यहाँ पर कि मौलिकता बनाए रखने के लिए हम उस जांच उपकरण को रखते हैं। ठीक है, मौलिकता बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर यही होगा कि मौलिकता बनाए रखने के लिए। चलिए 18 नंबर में कह रहा है कि कौन सी नीति छात्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है या बढ़ाती है? आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है तो पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। ठीक है, पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। पूछताछ आधारित दृष्टिकोण एक ऐसी नीति है जो छात्रों को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। ठीक है, पूछताछ करने से वहां कोई टीचर नहीं होता है ग्रुपिंग में, या टीचर से भी अगर हम मतलब पूछताछ करते हैं तो जब आपके मन में सवाल उठेगा या कोई क्वेश्चन रहेगा तभी तो पूछताछ कीजिएगा। अर्थात आप खुद को पढ़ाई किए हैं तब तो आपके अंदर कोई ना कोई प्रश्न उठा है। अर्थात पूछताछ आधारित दृष्टिकोण से आत्मनिर्भरता जो है को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक भार सिद्धांत के अनुसार शिक्षण में किसका ध्यान रखना चाहिए? संज्ञानात्मक भार सिद्धांत में किसका मतलब ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो छात्रों की मानसिक संसाधनों का सीमा, छात्रों के मानसिक संसाधनों का सीमा,
को जो है ध्यान में रखना चाहिए। किसमें? संज्ञानात्मक भार सिद्धांत में जो है छात्रों के मानसिक संसाधनों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। किसको? एक लाइब्रेरियन को। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा आंसर। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि संज्ञानात्मक भार सिद्धांत जो है इसके अनुसार शिक्षण में किसका ध्यान रखना चाहिए, तो छात्रों के मानसिक संसाधनों की सीमा पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। ठीक है, इतना आप लोगों के मेहनत किया जा रहा है, आप लोग को केवल शेयर कर देना है। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो इसमें दिया है 20 नंबर में, यदि लाइब्रेरियन सूचना सत्र में छात्रों को कोलैबोरेटिव टूल्स जो है जैसे पैडलेट या गूगल डॉक्स से जोड़ता है तो वह किस प्रकार की अधिगम पद्धति अपना रहा है। ठीक है, अगर कोई भी मतलब कि पढ़ने का संसाधन जो है जैसे कोलैबोरेटिव जैसे दिया है कोलैबोरेटिव टूल्स, इसका मतलब कि हिंदी हो जाता है सहयोगी उपकरण। इसका हिंदी होता है सहयोगी उपकरण। सहयोगी उपकरण। ठीक है, तो सहयोगी उपकरण से अगर जोड़ता है तो वह किस प्रकार की अधिगम पद्धति है, यह क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है सामाजिक निर्माणवादी, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी क्वेश्चन को आप अपने गूगल डॉक्स या गूगल से अगर उसको जोड़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट उससे लाभान्वित होंगे, अर्थात उसको पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हुआ? सामाजिक निर्माणवादी। ठीक है, सामाजिक निर्माणवादी, जो भी आपके पास जानकारी है गूगल पर या मैसेज के द्वारा, ठीक है, जानकारी देते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सहयोगी उपकरण, ठीक है, से अगर जोड़ते हैं तो समाजवादी निर्माणवादी का आप काम कर रहे हैं, यही पद्धति होगा। चलिए 21 नंबर में क्या कर रहा है कि पलटी कक्षा विधि में मुख्य कार्य क्या होता है? पलटी कक्षा में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि छात्र घर पर अध्ययन करते हैं और कक्षा में आकर चर्चा करते हैं, इसी को पलटी कक्षा मतलब कहा जाता है। छात्र क्या करते हैं? छात्र घर पर अध्ययन करते हैं और कक्षा में आकर उसकी चर्चा करते हैं और एक दूसरे को जानकारी देते हैं और जानकारी प्राप्त भी करते हैं, उसी को पलटी कक्षा कहा जाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में प्रशिक्षु ओपीएसी का उपयोग सिखाने के दौरान सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी? ओपीएस उपयोग से मतलब उसका उपयोग करके सिखाने के दौरान सबसे प्रभावी जो है रणनीति क्या होगा? तो उसे साथ में अभ्यास करना, उसे साथ में अभ्यास करना। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे लाइब्रेरियन में स्टूडेंट जो रहते हैं 2 4 5 10, उसके साथ में वो अभ्यास करें। ठीक है, उसी को ओपीएसी मतलब कि रणनीति जो है कहा जाता है। ओपीएसी रणनीति के द्वारा मतलब साथ में 10-5 लड़के के साथ में जो है अभ्यास जो है करना सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि शिक्षण में अनुभवात्मक शिक्षण की विशेषता क्या है? अनुभव अगर कर रहे हैं जिस शिक्षा का, तो उसकी विशेषता क्या है? तो प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना। शिक्षण में अनुभवात्मक शिक्षण का विशेषता क्या है? तो प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना। ठीक है, जो सी नंबर में आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली रूप से अनुभव करें और उसे सीखें, या लाइब्रेरियन को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करें और उसे सिखाएं। ठीक है, यही हुआ अनुभवात्मक शिक्षा। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप कॉपी में नोट करते चलें। अगर आप एक रेल कर्मचारी हैं और एलडीसी जेईई एडब्ल्यूएमई का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स, उस पर जाकर के आप एलडीसी जेईई एडब्ल्यूएमई एएमई एडीएमई का आप तैयारी कर सकते हैं।
और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए यह पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, आपको वीडियो के अंत में फिर से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 24 नंबर में क्या करें कि अगर कोई छात्र लाइब्रेरी में अकेला और संवादहीन है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर कोई छात्र लाइब्रेरी में अकेला बैठा है और संवादहीन है, संवादहीन की मतलब कुछ बोल नहीं रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब जब वो अकेला है तो किससे संवाद करेगा, तो शिक्षक को उस वक्त क्या करना चाहिए, तो उस वक्त जो है सहयोगी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। ठीक है, जहां पर छात्र जो है बैठे हैं 10-5 पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वहां सहयोगी जहां गतिविधि है वहां जाकर के उसको शामिल करना चाहिए। उस छात्र को जो अकेला एक साइड कहीं बैठा हुआ है और कुछ बोल नहीं रहा है, संवादहीन है, तो उसको जो है गतिविधियों में जो है सहयोगी गतिविधियों में जहां पर सहयोगी लोग हैं, ठीक है, वहां पर जाकर के उसको शामिल करना चाहिए। ठीक है, 25 नंबर में क्या है कि परिणाम आधारित शिक्षा किस पर केंद्रित है। परिणाम आधारित शिक्षा जो है किस पर आधारित है, तो अंतिम अधिगम परिणाम, अंतिम अधिगम परिमाण पर केंद्रित है। ठीक है, इसे आप कॉपी में नोट करते चलें। कह रहा है कि शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य जो है क्या होता है, तो सुधार हेतु फीडबैक, सुधार हेतु फीडबैक। ठीक है, शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, तो सुधार हेतु फीडबैक, अर्थात उसमें सुधार लाना। ठीक है, 27 नंबर में क्या करें कि सक्रिय अध्ययन का उदाहरण है। सक्रिय अध्ययन का उदाहरण क्या है, तो छात्रों द्वारा प्रश्न को पूछना। ठीक है, अगर छात्र द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि वह छात्र जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके प्रति वह सक्रिय है, एक्टिव है। ठीक है, तो सक्रिय अध्ययन का उदाहरण यह है कि छात्रों द्वारा प्रश्न को पूछना। जब वो उसमें मतलब कि उसका रुचि होगा, मन लगेगा पढ़ाई में, या पढ़ने के लिए इच्छुक होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, तब जाकर के वो क्वेश्चन को पूछेगा। ठीक है, इसलिए सक्रिय अध्ययन का उदाहरण है छात्रों द्वारा प्रश्न को पूछना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में क्या कर रहा है कि अनुमानी विधि का मूल आधार क्या है। अनुमानी विधि का मूल आधार क्या है, तो छात्रों की खोज परख प्रवृत्ति। मतलब कि देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको फंस जाता है कहीं का भी, चाहे किसी भी विषय का हो। ठीक है, तो अगर मतलब कि टीचर से अगर पूछ लेते हैं या किसी छात्र से अगर पूछ लेते हैं तो उसका आंसर तो मिल जाता है और आपका जानकारी वहीं पर पूर्ण विराम हो जाता है, मतलब कि रुक जाता है। लेकिन अगर उसको खुद से सर्च करते हैं, खोजते हैं, परखते हैं, तो आपका जानकारी बढ़ता है। शायद जिस क्वेश्चन को आप ढूंढ रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको रास्ते में मिल जाएगा खोजते वक्त, जो क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन में था। इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है या कंफ्यूज कर रहा है, तो खुद से उस क्वेश्चन का आंसर को ढूंढना चाहिए। इसलिए कि जब क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिएगा तो रास्ते में बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो उस क्वेश्चन को बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, या उस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन में था। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अनुमानी विधि का मूल आधार क्या होता है, तो छात्रों की खोज परख प्रवृत्ति। ठीक है, तो अनुमानी विधि में अनुमान लगाने से क्या होता है कि आप छात्रों को उस क्वेश्चन को ढूंढते हैं, देखते हैं, परखते हैं, वही जो है अनुमानी विधि कहलाता है। ठीक है, चले 29 नंबर में क्या करें कि जब शिक्षक केवल कंटेंट डिलीवरी पर ध्यान देता है और छात्रों की सहभागिता नहीं लेता है, तो यह किस प्रकार की समस्या है। ठीक है, तो यह जो है सहभागिता की कमी है, सहभागिता की कमी है। किसमें, शिक्षक में। जब शिक्षक केवल कंटेंट डिलीवरी पर ध्यान देता है और छात्रों की सहभागिता नहीं लेता है, मतलब छात्रों से इंटरेस्ट कोई नहीं ले रहा है, कोई रुचि नहीं लेता है, तो वह किस प्रकार की समस्या है, तो सहभागिता की कमी, सहभागिता की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करें कि सूचना साक्षरता में स्रोत मूल्यांकन के कौन सा मानक आवश्यक होता है।
सूचना साक्षरता में स्रोत मूल्यांकन के कौन सा मानक आवश्यकता जो है होता है? तो बी नंबर में देखिए, वर्तमानता, प्रासंगिकता, सटीकता आधारित उद्देश्य। ठीक है, सूचना साक्षरता में यहाँ पर देखिए ध्यान देने जो बात है कि सूचना साक्षरता में स्रोत मूल्यांकन, स्रोत जहां से आप प्राप्त किए उसका मूल्यांकन के कौन कौन से मानक आवश्यक है? मानक मतलब कि मापन कौन कौन सा मतलब कि आवश्यक है? तो वर्तमानता मतलब कि वर्तमान में क्या चल रहा है, प्रासंगिकता उससे क्या शिक्षा मिलेगा, सटीकता, ठीक है, कितना सही गलत है, सटीक मतलब कि उसको लघु कह सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट जानकारी, अधिकार, उद्देश्य, ठीक है, यही सब आवश्यक है। चलिए 31 नंबर में क्या करा कि सहकर्मी शिक्षा में छात्रों को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। सहकर्मी शिक्षा में छात्रों को जो है क्या करना चाहिए? तो एक दूसरे से सीखने दिया जाता है। ठीक है, सहकर्मी शिक्षा में, जब सहकर्मी शिक्षा में क्या होता है तो छात्र जो है एक दूसरे से सीखने दिया जाता है। मतलब छात्र जो है एक दूसरे से, मतलब अगर वहां पर छात्र 10-5 की संख्या में बैठे हैं तो वहां पर एक छात्र दूसरे छात्र से सीखने देना चाहिए, इसी को सहकर्मी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, अगर इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाए कि सहकर्मी शिक्षा क्या है, किसे कहा जाता है, तो छात्र को एक दूसरे से सीखने दिया जाता है, इसी को सहकर्मी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में क्या करें कि अगर छात्र निष्क्रिय है तो शिक्षण विधि में किस परिवर्तन की आवश्यकता है? अगर छात्र निष्क्रिय मतलब एक्टिव नहीं है, पढ़ने के लिए एक्टिव नहीं है, तो शिक्षण विधि में क्या परिवर्तन जो है करना चाहिए? तो सहभागिता आधारित तकनीक का जो है अपनाना चाहिए अपने लाइब्रेरी में, ताकि छात्र जो है शिक्षण में जो है रुचि ले, ठीक है, एक्टिव हो, सक्रिय हो। और क्या क्या रॉयल प्ले तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, तो यह है समय की बचत। रोल क्या है? रोल प्ले तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? रोल प्ले का तो समय की बचत। रोल प्ले में क्या होता है कि समय की बचत होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि स्व विनियमित शिक्षा में छात्र क्या करते हैं? स्व विनियमित शिक्षा में छात्र जो है क्या करते हैं? तो अपनी नीति से सीखते और मूल्यांकन करते हैं, अपनी नीति से सीखते हैं और मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, 35 नंबर में क्या कह रहा है कि एड्रागोजी किससे संबंधित है? एड्रागोजी जो है किससे संबंधित है? तो वयस्कों का शिक्षण से एड्रागोजी संबंधित है। ठीक है, वयस्को जो है यह एक लेखक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उन्हीं से यह संबंधित है। चलिए 36 नंबर में क्या कर रहा है कि पाठ्यक्रम मानचित्र का उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम मानचित्र का उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम की निरंतरता और समन्वय को सुनिश्चित करना। ठीक है, पाठ्यक्रम की निरंतरता मतलब कि लगातार पाठ्यक्रम का जो भी आप पढ़ा रहे हैं या पाठ्यक्रम दे रहे हैं उसकी निरंतरता मतलब कि लगातार, और समन्वय सुनिश्चित, जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको सुनिश्चित करना पाठ्यक्रम मानचित्र का उद्देश्य होता है। 37 में महिती साक्षरता को सबसे पहले किसने औपचारिक रूप से परिभाषित किया? यह क्वेश्चन जो है आपसे कर रहा है, किसने परिभाषित किया है? तो देखिए यहाँ पर पाल जुरोस्की ने, यानी सी नंबर में जो आंसर देख रहे हैं वही उन्होंने ही विकसित किया। ठीक है, 38 नंबर में शिक्षक द्वारा जिम्मेदारी, समयबद्धता और अध्ययनशीलता के उदाहरण देना किस प्रकार की शिक्षा है? ठीक है, तो ये जो है आपको मूल्य परक प्रकार की यह शिक्षा है जो आप सी नंबर में देख रहे हैं। कह रहा है शिक्षण में फीडबैक लूप यानी प्रतिक्रिया पास का कार्य जो है क्या है? तो सुधार की दिशा देना,
फीडबैक लूप का मतलब होता है सुधार की दिशा देना। मतलब कि कोई भी चीज अगर गलत हो रहा है या गलत रास्ते पर अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है या गलत तरीके से अगर पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें सुधार की दिशा देना ही फीडबैक लूप कहलाता है। ठीक है, अर्थात प्रतिक्रिया पास कहलाता है या प्रतिक्रिया पास का कार्य है। यानी सुधार जो है, सुधार की दिशा देना, अर्थात जो आप सी नंबर में देख रहे हैं। 40 में देखिए, मल्टी मॉडल लर्निंग किसका किसका सम्मिलन है? मल्टी मॉडल लर्निंग जो है किसका सम्मिलन है? तो ये जो है श्रवण, दृश्य, क्रियात्मक इत्यादि माध्यम का सम्मिलन है। ठीक है, मल्टी मॉडल लर्निंग जो है आपको श्रवण, दृश्य, क्रियात्मक इत्यादि का यह सम्मिलन माध्यम है। चलिए 41 नंबर में क्या कह रहा है कि गैमिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? तो गैमिफिकेशन का उद्देश्य ये होता है कि पढ़ाई में मजा जोड़ना। मतलब कि जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें मतलब कि मजा आए, अर्थात रुचि बढ़े मनोरंजन के साथ। ठीक है, ये न कि पढ़ रहे हैं और उससे मतलब कि पढ़ाई से मन भाग जा रहा है, ऐसा नहीं। पढ़ाई पढ़ने में मजा आए, रुचि बढ़े, यही जो है गेमिफिकेशन का उद्देश्य होता है। ठीक है, कह रहा है शिक्षक एक सुविधाकर्ता के रूप में है। इसका मतलब क्या होता है? शिक्षक जो है एक सुविधाकर्ता के रूप में, इसका मतलब क्या है? तो आप जान रहे हैं कि अगर शिक्षक लाइब्रेरियन अगर लाइब्रेरी में अगर मौजूद है तो आपको हर तरह से वह सुविधा देता है। सबसे पहले तो आपको अगर किताब आपको जो पढ़ना है, बुक पढ़ना है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वह उसको ढूंढ कर देता है। किस तरीका से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर तरह से वह जो है सुविधाकर्ता के रूप में आपके सामने मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर में जो आंसर आप देख रहे हैं कि सीखने के लिए वातावरण बनाना। ठीक है, अब सीखने के लिए वातावरण को बनाता है, माहौल को तैयार करता है। ठीक है, तभी तो जाकर के कोई भी मतलब स्टूडेंट उस लाइब्रेरी में जाता है पढ़ने, जब वहाँ पर पढ़ाई का सही माहौल हो। ठीक है, वातावरण तैयार करता है और सुविधाकर्ता के रूप में भी कार्य करता है, हर चीज का सुविधा आपको वहां पर देता है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा तत्व किसी शिक्षक को प्रेरणादायक बनाता है? कौन सा तत्व जो है शिक्षक को प्रेरणादायक बनाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सहानुभूति और नवाचार। सहानुभूति और नवाचार ही शिक्षक को प्रेरणादायक बनाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सहानुभूति और नवाचार शिक्षक को प्रेरणादायक बनाता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शिक्षण योजना बनाते समय सबसे पहले किस पर विचार किया जाना चाहिए? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको टीचर बनना है या लाइब्रेरी खोलना है, ठीक है, या पढ़ाना है, तो सबसे पहले किस पर आप विचार कीजिएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम छात्रों की आवश्यकता और पृष्ठभूमि, सबसे पहले यह विचार करेंगे कि छात्रों को क्या आवश्यकता है, उस पर हम विचार करेंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, लाइब्रेरियन अगर बनना चाहते हैं, लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं, तो पहले ये ध्यान देना होगा कि छात्र को, स्टूडेंट को पहले क्या आवश्यकता है, उसकी पृष्ठभूमि यानी उसकी बैकग्राउंड क्या है, और बैकग्राउंड के हिसाब से वो क्या पढ़ना चाहता है, उसकी क्या आवश्यकता है, उस पर पहले हम विचार करेंगे, तब जाकर के पढ़ाना चालू करेंगे या लाइब्रेरी खोलेंगे या जो भी कुछ है। चलिए 45 नंबर में क्या करें कि टीच बैक विधि। टीच बैक विधि में क्या होता है? टीच बैक मेथड में क्या होता है? तो छात्र सिखाई गई बातों को दोबारा दूसरों को सिखाता है। ठीक है, टीच बैक विधि में क्या है कि छात्र जो है सिखाई गई बातों को, जो उसको सिखाया गया है, जो उसको याद है, वो बात जो है दोबारा दूसरों को जो है सिखाता है। किसमें? टीच बैक विधि में। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि टीच बैक विधि में क्या होता है? तो छात्र सिखाई गई बातों को दोबारा दूसरों को सिखाता है। ठीक है, एकदम इसको याद कर लीजिए। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सामने जितने भी क्वेश्चन है, इस पीडीएफ को आप प्राप्त करके, जैसे कि नंबरिंग जो दिया था 1 2 3 4, इस तरह आप नंबरिंग दे दीजिएगा। और इस तरह मान लेते हैं कि A C D
सी इस तरह बी बनाएंगे और इसको फिर से इसको चेक करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन आपका गलत है तो इसको काट देंगे, यहाँ पर इसका सही आंसर लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका सही आंसर बी है, या सही है तो सही मार दे, इसे गलत है तो इसको काट करके इसका जो भी सही आंसर होगा उसका आंसर लिख देंगे। फिर उसके बाद में इसको जो है देखेंगे नेगेटिव काट करके हमको मुझे कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, कितना नंबर आ रहा है और नंबर को देख करके उस हिसाब से आप इसको मतलब कि तैयार करेंगे, अर्थात या टेस्ट सीरीज के हिसाब से भी इसको बना सकते हैं इस पीडीएफ को प्राप्त करके। ठीक है, तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9693 57 14 26 पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि छात्र सीखने में ध्यान नहीं देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर स्टूडेंट जो है, छात्र जो है सीखने में ध्यान नहीं दे रहा है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? तो उसकी रुचि आधारित सामग्री को जोड़ना चाहिए। ठीक है, कोई छात्र सीखने में ध्यान नहीं दे रहा है तो पहले यह ध्यान देना होगा कि वह छात्र जो है क्या चीज में रुचि ले रहा है, और उस रुचि को अगर समझ में आ जाता है कि इस चीज में वो रुचि ले रहा है तो उसी मतलब कि विषय या जो भी सामग्री है उसी से उसको जोड़ना चाहिए, जो छात्र सीखने में ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इसको लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा इसको आप जरूर मतलब कि कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पुस्तकालय शिक्षण उदाहरण संबंध उपकरण का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो स्रोतों को व्यावसायिक और संदर्भित करने के लिए, स्रोतों को व्यावसायिक और संदर्भित करने के लिए जो है हम उदाहरण संबंध उपकरण का प्रयोग करते हैं। जब तक मान लें कोई भी पुस्तकालय शिक्षा में यानी पुस्तकालय खोले हुए हैं, शिक्षा दे रहे हैं, कोई भी उदाहरण दे करके नहीं पढ़ाते हैं, नहीं सिखाते हैं तो बच्चा वहां पर पढ़ने नहीं आएगा, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां पर उदाहरण संबंध उपकरण का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इसके आंसर में कि स्रोत को व्यावसायिक माने व्यवसाय के रूप में और संदर्भित करने के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि MOOC का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो बी नंबर में देखिए यहाँ पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। 50 नंबर में देखिए चिंतनशील अभ्यास का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? चिंतनशील मतलब अभ्यास का सबसे उपयुक्त उदाहरण जो है क्या है? तो शिक्षक अपने पढ़ने के बाद आत्म विश्लेषण करता है। ठीक है, शिक्षक जो है पढ़ने के बाद जो भी अपना पढ़ाई कर रहा है उसको जो है पढ़ने के बाद उसका विश्लेषण करता है, उसका अभ्यास करता है। यही जो है मतलब शिक्षक मतलब चिंतनशील अभ्यास का उपयुक्त उदाहरण है। शिक्षक अपने पढ़ने के बाद आत्म विश्लेषण करते हैं, उसको सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, कि जो भी हमने पढ़ा या सिखाया वो या हमको जो अनुभव है सही है या गलत है, इस चीज का वो जो है मतलब आत्म विश्लेषण करते हैं और अनुभव करते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन को क्लियर किया। ठीक है, देखिए जितना भी 50 क्वेश्चन को हमने क्लियर किया है उसका आंसर नीचे दिया हुआ है। हमने आपको बताया कि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करके ABCD आप बनाएंगे, उसे चेक करेंगे टेस्ट के रूप में कि मुझे कितना नंबर आया, और बना करके इसको आप चेक करके आप देख सकते हैं कि मुझे कितना नंबर आया। ठीक है, इस पीडीएफ में जो है आपको 500 क्वेश्चन है जो कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पीडीएफ एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है, बहुत जगह से यह चुन करके इस क्वेश्चन को लाया गया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से चुन करके इसको टाइपिंग कराया गया है। ठीक है, बहुत बारीकी से। ठीक है, तो इस पीडीएफ को प्राप्त करें और टेस्ट सीरीज के रूप में मतलब इसे बनाए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब 100% कर लीजिए। ठीक है, GK GS या साइंस जो भी है सारे चीज का यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या अगर आप LDCE की तैयारी करते हैं, अर्थात आप एक रेल कर्मचारी हैं और LDC JEE AWM AME ADME का तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा चैनल है
LDC रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स, उस पर सर्च करके और आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।